हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इग्नू बीए साइकोलॉजी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का यूनिट 2। इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन साइकोपैथोलॉजी। इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं साइकोपैथोलॉजी में। थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव हम जानेंगे इस चैप्टर में। अलग अलग अप्रोचेज़ जो कि साइकोपैथोलॉजी में यूज़ होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइकोपैथोलॉजी से। साइकोपैथोलॉजी एक विज्ञान है जो कि मदद करता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारण को समझने में। आइडेंटिफाइंग द कॉज फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये होता है साइकोपैथोलॉजी। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको हम एबनॉर्मलिटी भी कहते हैं। एबनॉर्मलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ बायोलॉजिकल कारण होते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ सोशल इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं। साइकोपैथोलॉजी में एक टर्म है जिसको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या होता है? एक ऐसा फैक्टर जो कि आपके चांसेस को बढ़ाता है। जैसे साइकोपैथोलॉजी क्या है? एबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करना, उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना। तो रिस्क फैक्टर जो है, ऐसा रिस्क फैक्टर क्या होता है जो कि हमारे एबनॉर्मलिटी को बढ़ाने का चांस को बढ़ाता है, एबनॉर्मलिटी बिहेवियर को के चांसेस को बढ़ाता है। इसको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। रिस्क फैक्टर इज़ वन that increases the chance of having a particular condition। किसी कंडीशन के होने के प्रोबेबिलिटी को जो बढ़ाता है उसको हम एक रिस्क फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन है जो कि रेगुलरली अनहेल्दी डाइट लेता है डेली बेसिस पे। अनहेल्दी डाइट मतलब फास्ट फूड, ज़्यादा शुगर इनटेक, ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड, ये हो गया अनहेल्दी डाइट, जैसा आप जानते हैं। तो अगर कोई अनहेल्दी डाइट रेगुलर लंबे समय तक लेता है तो उसका कैलोरी कंजम्पशन बढ़ जाता है, क्योंकि जंक फूड्स और जो कोल्ड ड्रिंक्स ये सब होते हैं इनमें जंक कैलोरी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए यूज़फुल नहीं होता है, बट एज ए फैट या शरीर के लिए वो एक तरह से बर्डन होता है, इसलिए उसको हम जंक फूड कहते हैं। तो अनहेल्दी डाइट से कैलोरी कंजम्पशन बढ़ता है, और कैलोरी कंजम्पशन से पर्सन जो है वो ओवरवेट हो जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अनहेल्दी डाइट एक रिस्क फैक्टर है पर्सन को ओवरवेट करने में। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये रिस्क फैक्टर एक ही हो या इस रिस्क फैक्टर से ही कोई रीज़न हो, कोई कॉज हो, बट ये रिस्क फैक्टर एक प्रोबेबिलिटी होता है जो कि चांसेस को बढ़ाता है। जैसे ओवरवेट होने में और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे अनहेल्दी मेटाबॉलिज्म, या फिर थायराइड किसी को है तो भी वो ओवरवेट हो जाता है पर्सन। मगर एक अनहेल्दी डाइट जो है वो एक रिस्क फैक्टर है, एक चांस है जो कि बढ़ाता है पर्सन के वेट को। अब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के क्या क्या कारण हैं उसको समझेंगे।
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं: नेसेसरी कॉज, सफिशिएंट कॉज और कंट्रीब्यूटरी कॉज। अब हम समझेंगे कि नेसेसरी कॉज, सफिशिएंट कॉज और कंट्रीब्यूटरी कॉज होता क्या है। नेसेसरी कॉज ये होता है कि एक कंडीशन को होने के लिए दूसरा कंडीशन मैंडेटरी है। फॉर सपोज कि अगर आप लंबे समय तक विदाउट फूड और विदाउट वाटर है तभी आप हंग्री होंगे, है ना। तो मतलब फूड डिप्राइवेशन मतलब खाना ना मिलने का कंडीशन नेसेसरी है किसी को भूखा होने के लिए, तो ये एक नेसेसरी कंडीशन हो गया। कंडीशन दैट मस्ट एग्जिस्ट फॉर ए डिसऑर्डर टू ऑकर, ये हो गया नेसेसरी कॉज। दूसरा हो गया सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज मतलब ऐसा कारण जो अपने आप में काफ़ी है, गारंटी करता है एक डिसऑर्डर को। सपोज एक पर्सन जो है वो काफ़ी होपलेस है, उसको लगता है कि वो किसी काम के लायक नहीं है, वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता है। तो अगर होपलेसनेस है तो होपलेसनेस अपने आप में गारंटी करता है डिप्रेशन का। होपलेसनेस कैन ट्रिगर डिप्रेशन। होपलेसनेस सफिशिएंट है डिप्रेशन होने के लिए किसी आदमी में। अगर कोई आदमी लंबे समय तक होपलेस है तो वो होपलेसनेस डिप्रेशन को ट्रिगर करता है या कर सकता है, इसलिए इसे हम कहते हैं सफिशिएंट कॉज। और थर्ड कॉज है कंट्रीब्यूटरी कॉज। कंट्रीब्यूटरी कॉज मतलब ऐसा कॉज जो कि किसी डिसऑर्डर को बढ़ाने का, जिसके अंदर जो डिसऑर्डर को बढ़ा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ डिसऑर्डर उसको बढ़ा सकता है, संभावना को बढ़ा सकता है। सपोज कोई चाइल्ड है, उसे बचपन में अगर उतना प्यार नहीं मिला, अगर वो इग्नोर्ड फील किया बचपन में ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, बचपन के समय में, तो आफ्टर हिज एडल्टहुड मतलब एक बार वो एडल्ट बनता है तो उसे अपने लाइफ में रिलेशनशिप में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। ये क्या हो गया कंट्रीब्यूटरी कॉज। यहाँ पे कंट्रीब्यूटरी कॉज क्या है? इग्नोरेंस इन चाइल्डहुड बाय पेरेंट्स, नॉट गेटिंग इनफ अटेंशन, लव, अफेक्शन बाय पेरेंट्स। सो ये हो गया कंट्रीब्यूटरी कॉज। दिस में लीड टू डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप इन लेटर लाइफ। तो ये बेसिकली जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसके कॉजेस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: नेसेसरी कॉज, सफिशिएंट कॉज और कंट्रीब्यूटरी कॉज। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा फोकस दिया गया है, तो इसमें हम जो भी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के उसको हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो इसमें 3 अप्रोच बेसिकली है साइकोपैथोलॉजी में: बायोलॉजिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच और सोशियो कल्चरल अप्रोच। बायोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है? बायोलॉजिकल अप्रोच ये आइडेंटिफाई करता है कि जो मेंटल डिसऑर्डर है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हार्मोनल इम्बैलेंस से हो सकता है। ये हो गया बायोलॉजिकल अप्रोच। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एक तरह से ड्राइविंग इंजन है हमारे पूरे बॉडी का, जो कि डिसाइड करता है हमारा बॉडी कब किस मोमेंट में कैसे बिहेव करे। जैसे आपको प्यास लगा है तो आपको पानी पीना है, अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाना खाना है। ये सब डिसीजन मेकिंग, पूरा बॉडी का जो मूवमेंट है, ये सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है।
जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो बायोलॉजिकल अप्रोच में हम ये स्टडी करते हैं कि डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उससे भी डिसऑर्डर होता है, एबनॉर्मलिटी आता है पर्सन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो न्यूरोट्रांसमीटर से बना हुआ है। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरॉन्स, उनका यूनिट होता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का काम क्या है? न्यूरॉन जो है वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है नर्वस सिस्टम का, जो कि ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को ब्रेन से पूरे शरीर तक, और पूरे शरीर में जो भी सेंसेशन होता है उसके मैसेज को वो वापस ब्रेन तक पहुंचाता है। ये काम किसका है? न्यूरॉन का। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में एक कैटेगरी ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर या फिर हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी जो होता है ब्रेन का, उससे भी डिसऑर्डर होता है। अब हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स जो है वो एक तरह से देखा जाए तो इसमें बेसिक इम्पोर्टेंस दिया गया है न्यूरॉन्स को। और जो ह्यूमन बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है न्यूरॉन का, जो कि ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को ब्रेन से आगे के बॉडी में, पूरे शरीर में। और ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ये न्यूरॉन्स का प्रॉपर फंक्शनिंग ज़रूरी है। अगर न्यूरॉन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं आपस में, ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इम्बैलेंस, उनसे मेंटल इम्बैलेंस होता है। अब बायोलॉजिकल मॉडल इसमें ये बिलीव करता है कि जो इम्बैलेंस है न्यूरोट्रांसमीटर्स में, उससे एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। इम्बैलेंस इन न्यूरोट्रांसमीटर्स कैन रिजल्ट इन एबनॉर्मल बिहेवियर। ये हो गया हमारा पहला कैटेगरी बायोलॉजिकल फैक्टर का। सेकंड, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी। जेनेटिक, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ह्यूमन जो है वो अपने पेरेंट्स से, अपने एंसेस्टर से काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ और मतलब बिहेवियर, कैरेक्टर वो इनहेरिट करता है। और हमारा ह्यूमन सेल जो है वो 46 क्रोमोसोम से बना होता है, जिसमें से 23X और 23Y, मतलब 23 मेल और 23 फीमेल क्रोमोसोम मिल करके 46 क्रोमोसोम बनता है। और ये एक ह्यूमन सेल को डेवलप करता है, इससे एक ह्यूमन सेल बनता है। तो जो जीन्स है वो क्या है? इंफॉर्मेशन कैरियर है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फॉरवर्ड करता है इंफॉर्मेशन को। जो भी हम पेरेंट्स से या एंसेस्टर से जो चीज़ इनहेरिट करते हैं, उनका स्वभाव को हम इनहेरिट करते हैं, उनके बीमारी को हम इनहेरिट करते हैं, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को। जैसा कि अगर कोई पेरेंट्स अगर काफ़ी लंबे, हाइट उनका अगर काफ़ी ज़्यादा है या हाइट कम है, तो उस हिसाब से आने वाले जनरेशन का भी हाइट होने का प्रोबेबिलिटी होता है, जो कि हम इनहेरिट करते हैं। तो ये जीन्स की मदद से होता है। और अगर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो तो उससे भी मेंटल डिसऑर्डर होता है। अगर ऊपर के जनरेशन में अगर पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को अगर मेंटल डिसऑर्डर है, तो वो नए जनरेशन में ट्रांसमिट होने का, कैरी फॉरवर्ड होने का चांसेस होता है। तो ये सेकेंड फैक्टर है जो कि हम बायोलॉजिकल अप्रोच में डिस्कस करते हैं। पहला फैक्टर हमारा था न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोनल एबनॉर्मलिटी, और दूसरा फैक्टर है हमारा जेनेटिक वल्नरेबिलिटी। थर्ड फैक्टर है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या होता है? किसी भी पर्सन का कैरेक्टर, हाउ ही बिहेव्स, हाउ ही फील्स, ये होता है टेम्परामेंट। तो टेम्परामेंट भी एक फैक्टर है जो कि बायोलॉजिकल अप्रोच में कंसिडर किया जाता है।
और इसमें बेसिकली टेम्परामेंट के 5 डायमेंशन को स्टडी किया जाता है, जैसे कि फियरफुलनेस, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, पॉजिटिव इफेक्ट, एक्टिविटी लेवल और अटेंशनल परसिस्टेंस। किसी इंडिविजुअल का जो टेम्परामेंट होता है वो बेसिकली 5 डायमेंशन में डिवाइडेड है: फियरफुलनेस, फ्रस्ट्रेशन, पॉजिटिव इफेक्ट, एक्टिविटी लेवल और अटेंशनल परसिस्टेंस। फियरफुलनेस मतलब उसके अंदर जो भय होता है, किसी में वो ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, कुछ लोग डरपोक, कुछ लोग लीडर होते हैं। फ्रस्ट्रेशन, पॉजिटिव इफेक्ट, किसी का थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है, किसी का थॉट प्रोसेस निगेटिव है। एक्टिविटी लेवल मतलब फिजिकल मूवमेंट हमारे शरीर का कितना है। और अटेंशनल, बहुत सारे बच्चों को लॉस ऑफ अटेंशन सिंड्रोम होता है, मतलब वो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, किसी स्टडी में उनका दिमाग फोकस नहीं हो पाता है, वो पढ़ाई पे कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते। ये सब चीज़ें जो है वो टेम्परामेंट में आता है। तो जो हमारा चाइल्डहुड का जो समय है, ड्यूरेशन है, वो उस दौरान जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, जो हमारे पेरेंट्स का जो नर्चरिंग है, जिस तरह से उन्होंने हमारा ध्यान रखा, देखभाल किया बचपन में, आसपास का सोसाइटी जो है, कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है, वो सब जो है टेम्परामेंट को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसा आप देखते होंगे कुछ लोग काफ़ी शॉर्ट टेम्परामेंट होते हैं, कुछ लोग काफ़ी पेशेंस वाले होते हैं। तो टेम्परामेंट भी एक फैक्टर होता है एबनॉर्मलिटी के कंट्रीब्यूशन में। और लास्ट है ब्रेन डिसफंक्शन एंड न्यूरल प्लास्टिसिटी। न्यूरल प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। मतलब अगर कोई कंडीशन है, तो सपोज़ कोई डिजीज़ है, कोई स्ट्रेस है, उस तरह के कंडीशन में हमारा ब्रेन किस तरह से फ्लेक्सिबल है अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज करने में, या फिर हमारा ब्रेन कितने अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर पा रहा है डिफरेंट कंडीशंस को, स्ट्रेस को, डाइट चेंज को, डिजीज़ को, ये सब जो चेंजेस है जो हमारे लाइफ में आते रहते हैं, उसको कितने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, ये ब्रेन डिसफंक्शन और न्यूरल प्लास्टिसिटी कहलाता है। तो ये चौथा फैक्टर है हमारा बायोलॉजिकल अप्रोच में, ये चौथा फैक्टर है। तो ये यूनिट 2 जो है हमारा काफ़ी लेंदी चैप्टर है, और एक वीडियो में सारे टॉपिक को कंसिडर करने पे वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो जाता, और वो फिर कंटेंट को समझाने में उतना इजी नहीं होता, क्योंकि फिर वो बोरिंग लेक्चर हो जाता आप लोगों के लिए। इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये जो नोट्स है, ये सारे नोट्स मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, ताकि आप लोग इन शॉर्ट नोट्स को एग्ज़ाम में बस एक बार देख ले और ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रुक जाए, तो इससे आप एग्ज़ाम में इजीली अपने वर्ड्स में आंसर कर सकते हैं। हमेशा एग्ज़ाम में पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, और पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे दिमाग में रुक जाते हैं। अब जैसे कि मैंने जो भी पढ़ाया वो सब पॉइंट वाइज इसलिए पढ़ाया ताकि ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रुक जाए और एग्ज़ाम में आप इन पॉइंट्स को एलोबरेट करें, और वो आप अपने वर्ड्स में करें, तो फिर आपके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। आप सिर्फ ये वीडियो देख करके इनका जो नोट्स है ये मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, उन नोट्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, उससे आप इजीली ये टॉपिक्स जो है वो एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वीडियो ख़त्म होने के पहले मैं फिर से एक बार रिवाइज़ करता हूँ कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। आज हमने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा है साइकोपैथोलॉजी में, इसमें हमने कॉजेज़ पढ़ा है, साइकोपैथोलॉजी होता क्या है,
रूट कॉज जो हम आइडेंटिफाई करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, साइकोलॉजिकल बीमारी का जो कारण है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वो होता है साइकोपैथोलॉजी। अब साइकोपैथोलॉजी का कॉजेज़ क्या है और रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर क्या होता है? ऐसा फैक्टर जो कि किसी कंडीशन को होने में उसके प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है, उसको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। इसमें हमने एग्जांपल देखा था अनहेल्दी डाइट का, कि अगर कोई पर्सन अनहेल्दी डाइट ले रहा है लंबे समय तक फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, then unhealthy diet leads to increased calorie consumption which ultimately increases the person's weight or he may or she may become overweight. So इन यहाँ पे unhealthy diet जो है वो overweight के लिए एक risk factor है। causes of psychological disorder ये हमने पढ़ा। causes 3 तरह के कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नेसेसरी कॉज, सफिशिएंट कॉज और लास्ट है कंट्रीब्यूटरी कॉज। नेसेसरी कॉज अगर एक्स कंडीशन है तभी वाई कंडीशन होगा, एक्स इज टू वाई। सफिशिएंट कॉज अगर एक्स हो रहा है तो वाई होने का गारंटी है। यहाँ पे एक्स और वाई 2 अलग अलग कंडीशन है डिसऑर्डर के। और कंट्रीब्यूटरी कॉज एक के प्रोबेबिलिटी जो है ऑकरेंस वो दूसरे के प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है, ये हो गया कंट्रीब्यूटरी कॉज। फिर हम देखते हैं इसमें थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या क्या है साइकोपैथोलॉजी में। तो बायोलॉजिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच और सोशियो कल्चरल अप्रोच। इस वीडियो में हम सिर्फ बायोलॉजिकल अप्रोच को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जो साइकोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल अप्रोच में हमने देखा कि 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। बायोलॉजिकल अप्रोच जो हमारा मेंटल फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, उसके चारों ओर सेंटर्ड डिस्कशन जो है वो आता है बायोलॉजिकल अप्रोच। इसमें 4 फैक्टर्स है, न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, टेम्परामेंट और लास्ट है ब्रेन डिसफंक्शन एंड न्यूरल प्लास्टिसिटी। न्यूरोट्रांसमीटर जैसा आप जानते हैं कि न्यूरॉन, जैसा हमने डिस्कस किया, न्यूरॉन जो है उसके इम्बैलेंस से होता है ये एबनॉर्मेलिटी। जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, इसमें क्या है कि अगर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है तो उससे भी होता है मेंटल डिसऑर्डर। थर्ड है टेम्परामेंट कैन आल्सो कॉज मेंटल डिसऑर्डर। एंड लास्टली ब्रेन डिसफंक्शन एंड न्यूरल प्लास्टिसिटी, ब्रेन कितना इलास्टिक है चेंजेस को लेके, ये ब्रेन न्यूरल प्लास्टिसिटी में आता है। तो स्टूडेंट्स, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचे और आपका जो ये इग्नू का जर्नी है वो काफ़ी आसान हो इन वीडियो की मदद से। यही मेरा मोटिव है इन वीडियो को बनाने के पीछे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।